हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन दुनिया। मैं अब कुछ कुछ टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो हमें तकलीफ होते हैं समझने में और जिसको रिगार्ड लेके आप लोगों को बीच एम्बिग्विटी रहता है। उसी सीरीज का एक पहला टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हम दोनों टर्म ही सुनते हैं रिगार्डिंग आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ एन एटम और उसका वैल्यूज को लेकर, बट देयर इज स्लाइट ऑफ डिफरेंस अमंग देम। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम मेनली कंसीडर करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, और ये ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एटम का ही होता है। नहीं, बट इट कैन बी फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स एंड आयंस। बट जनरली हम आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करते हैं एटम्स के रिगार्डिंग ही। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में आप और डेफिनेशन में आप तीन चीज देखोगे, मेन हाईलाइटेड चीज। तीन चीज क्या? आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज। अगर आप देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं एटम की, किसी भी एलिमेंट की, किसी पर्टिकुलर एटम की। तो उस एटम को हमें लेना के लिए, और उस एटम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक एटम को लेने के लिए हमको सिस्टम को गैसियस फेज में ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, सॉरी, वो एटम में हो सकता है या मॉलिक्यूल्स भी होता है, इतनी फार अपार्ट, इतनी एक दूसरे से दूर रहते हैं कि काइंड ऑफ हर एक पार्टिकल्स आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज अगर आप कन्वर्ट कर दोगे किसी भी एलिमेंट को, तभी आप एक आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल आपको मिल सकता है। ठीक है, दूसरा टर्म जो डेफिनेशन में रहता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? ऑब्वियसली इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द वैलेंस सेल। ठीक है, तो हम लोग आउटर मोस्ट सेल कंसिडर करते हैं फॉर आयनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और एक टर्म रहता है जो ऑब्वियस रीजन इट इज एन एनर्जी। सो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप आयनाइजेशन कर रहे हो। तो अब मोटे मोटे तौर पर हम अगर डेफिनेशन को देखें तो जो लिखा हुआ है यहाँ, the amount of energy required to knock out the most loosely bound electron कहां पर रहता है? in the outermost cell in an isolated atom। कब मिलता है? in the gaseous phase to generate a singly charged cation। यहां पर ध्यान देना, singly charged cation किस फेज में मिलता है? इन द गैसियस फेज, referred to as the first ionization energy of the element। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करोगे तो आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगा, आप लोगों को पता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके बाद अगर रिमूव करोगे तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दैट इज वाई मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम के। तो आप देखोगे सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3, 4, और आयनाइजेशन एनर्जी पहले के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे या जितने भी आप जाओगे, हर ऑलवेज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली इंक्रीज कर रहा है। सेम पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए जो न्यूक्लियर चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, उसके लिए भी सेम इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो कंपेरेटिवली न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसलिए आप देखो कि पहले का जो अमाउंट है यहाँ पर 578 किलो जूल पर मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, सॉरी। उसके बाद जो 2 है उसका वैल्यू कुछ 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, 18 किलो जूल मोल इनवर्स। उससे 3 ज्यादा है, उससे 4 बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। ठीक है, जिस भी जगह जैसे आप यूज करना चाहते हो उस वैल्यू को हम लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम को, एटम के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज करते हैं, लेकिन एज ए इन थर्मोडायनामिक्स हम ज्यादातर 1 मोल लेकर चलते हैं, इसलिए 1 मोल का भी वैल्यू हमारे पास है किलो जूल पर मोल। ठीक, और इस कन्वर्जन फैक्टर जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का इक्वल टू 96.48 किलो जूल पर मोल इनवर्स।
तो ये तो गए आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आउटर मोस्ट सेल का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए इन द गैसियस फेज। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ब्यूटीफुल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी समझने के लिए आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मतलब कि आयनाइजेशन द होल प्रोसेस में हो क्या रहा है। ठीक है, तो और पहले बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स टर्म से, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मोर एक्यूरेट हेयर मोर एक्यूरेट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो आप देखोगे जब समझ आप पूरा सुन लोगे तब आप भी समझ जाओगे। प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोसेस सिंपली, एक एटम को आप कंसीडर करिए, किसी भी एक जार सोचिए, अपने इमेजिन करिए, उसमें एक ही एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हीलियम का एटम है और समझिए एक क्लोरीन का एटम है। उस एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दोगे तो सिस्टम में आपको क्या बचेगा? एक सिस्टम में आपका क्या फॉर्म होगा? एक कैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 1 to 2 डबल हो गया। अगर आप थर्मोडायनामिक्स पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम केमिकल रिएक्शन और किसी भी टाइप का जो चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, उसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। क्यों? ज्यादातर ओपन वेसल में होता है केमिकल रिएक्शन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो केमिकल प्रेशर अगर हम कांस्टेंट माने तो आप देखिए सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है तो सिस्टम को स्लाइटली एक्सपैंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहीं पे खेला होता है कि वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दोगे तो उसमें स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको खर्च करना, एक्सपेंड एक्सपेंड करना पड़े, आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ड्यू फॉर दैट पीवी वर्क। जो एक्सपेंशन वर्क हो रहा है उसके लिए आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। यहीं पे जो मेन पिक्चर आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो जो आयनाइजेशन करने के लिए जो जितना एनर्जी लगता है प्लस प्लस जो पीवी सिस्टम को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए जितना एनर्जी लगता है, अगर कंबाइनिंग लोगे तो वही होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको प्रोसेस को देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है, इनिशियल फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। वही को मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम हम वन मोल लेकर चलते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर। आप लोगों को सभी को पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू चेंज, एनर्जी चेंज, प्लस पी डेल्टा वी एक्सपेंशन वर्क जो अगर सिस्टम में हो रहा है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो इट इज द सेम प्रोसेस, सेम आयनाइजेशन प्रोसेस, सेम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं। It accounts for the expansion work done when the gas slightly expands after losing an electron. तो सिस्टम में अगर वन मोल इलेक्ट्रॉन पहले था, आफ्टर आयोनाइजेशन वन मोल इलेक्ट्रॉन हम पा रहे हैं प्लस वन मोल आयंस पा रहे हैं। तो इन द सिस्टम वन मोल प्रीवियस ट्रांसफॉर्म्स इनटू टू मोल। ठीक है, as thermodynamic process generally occur under constant pressure, so it will expand slightly. That expansion requires a small amount of extra energy to do the PV work. इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी से, बिकॉज इन द एंथैल्पी मेजरमेंट दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंशन वर्क इज आल्सो इंक्लूडेड। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी दुकान पे गए, सपोज आपको पेन पेंसिल खाता है ये सब ये वगैरह खरीदना है। ठीक है, तो आप दुकान पे गए, आपको आपका जो सामान था आपने खरीदा, लेकिन आप खाली हाथ में गए हो, सिर्फ पैसा लेकर या फोन पे से आप पेमेंट करोगे, तो वो तो ले आना पड़ेगा, सामान भी ज्यादा हो गया, बहुत सारे पेन पेंसिल, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, ले आने के लिए आपको कुछ चाहिए, कैरी बैग चाहिए। कैरी बैग भी आजकल आप लोगों को देखता है कि आसानी से नहीं मिलता है, अगर बड़ा दुकान हो आसानी से नहीं, मतलब फ्री में नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ रहा है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग ऐसे समझिए कि जो आपका जो मेन मेन आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो पेन, खाता, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो ऐसे वो है, उस वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका कॉस्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। बस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपका तो कॉस्ट तो पूरा ही लगा, कैरी बैग का भी लगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कैरी बैग का था, वो आप सोच लीजिए कि पीवी वर्क, जो आपने पीवी वर्क किया, वो है वो कैरी बैक का अमाउंट। उसको समेसन अगर करोगे तो वो होगा आपका इनिशियल एंथैल्पी। बट ओनली जो खाता, पेन, पेंसिल, आपका जो नीड, जो आपको जो रिक्वायरमेंट था, वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से भी चल जाता है, ठीक है, क्योंकि मेन आयोनाइजेशन प्रोसेस में जो आयोनाइजेशन करने के लिए एनर्जी लेता है, उसी को कंसिडर करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी काइंड ऑफ होलिस्टिक टर्म, it contains both the ionization process and स्लाइट जो एनर्जी लगता है पीवी एक्सपेंशन के लिए, पीवी वर्क के लिए, वो भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो यही है एक शॉर्ट वीडियो। आई थिंक कि मैंने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।